आज का उत्साह देख के स्पष्ट है कि 2027 में भाजपा की डबल इंजन की सरकार और कमल का खिलना तय है। संगठन मजबूत है उत्तर प्रदेश का, लगातार हम लोग 24/7 काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो निर्देश देंगे उसके अनुसार तीसरी बार भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश में बनाने के लिए काम करेगी। 27 के लिए जिस ढंग से कार्यकर्ता कमर कस चुके हैं। आप बहुत सही समय उत्तर प्रदेश आए। भगवान रामलला के मंदिर में लूट होती रही। नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के दौरे ने लखनऊ में और उत्तर प्रदेश में हलचल मचा दी। चुनाव के चंद महीने पहले बीजेपी की तरफ से संगठन के सबसे शीर्ष व्यक्ति का उत्तर प्रदेश में 2 दिन का दौरा, तीसरी बार सरकार बनाने की तैयारी, ये सब कुछ बता रहा है कि चुनावी बिगुल न सिर्फ फूंक चुका है बल्कि इस चुनावी अभियान में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत भी लगा दी। इस बार भाजपा ने 2017 से भी बड़ी जीत का लक्ष्य रखा है, जिसे लेकर नितिन नबीन का दौरा बहुत खास माना जा रहा है। लखनऊ एयरपोर्ट पर नितिन नबीन के स्वागत के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के साथ साथ कई बड़े नेता और मंत्री मौजूद रहे। एयरपोर्ट से पार्टी कार्यालय तक दर्जनों जगहों पर जोरदार तरीके से स्वागत करके रोड शो भव्य बनाने का प्रयास हुआ। एयरपोर्ट से पार्टी दफ्तर तक स्वागत के लिए जो प्लान बनाया गया उसमें भी जातिगत समीकरणों को सेट करने की कोशिश की गई। 25 अलग अलग जातियों के लोगों की टोलियां बनाकर नितिन नबीन का स्वागत कराया गया, जिससे हर वर्ग तक भाजपा की पहुंच का संदेश दिया जा सके। प्रदेश कार्यालय पर पहुंचते ही पहले ही संबोधन में नितिन नबीन ने कार्यकर्ताओं को यूपी में तीसरी बार सरकार बनाने का मूल मंत्र दिया। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में नितिन नबीन प्रदेश संगठन की मीटिंग कर रहे थे, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश महामंत्री संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह, प्रदेश के सभी महामंत्री, उपाध्यक्ष और प्रदेश मंत्री सब मौजूद रहे। इसके अलावा बीजेपी कार्यालय पर बैठक में युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा, अनुसूचित जनजाति मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा और किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्षों के अलावा सभी 6 क्षेत्रों के क्षेत्रीय अध्यक्ष भी शामिल हुए। नितिन नबीन के अध्यक्ष बनने के बाद ऐसा पहली बार है जब उन्होंने भाजपा के प्रदेश कार्यालय पर इस तरह से संगठन की बैठक की। इन बैठकों के जरिए संगठन को धार देने की कोशिश की गई। 5 जुलाई को नितिन नबीन भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्षों के साथ चाय पर चर्चा करेंगे, जिसमें पुराने और दिग्गज नेताओं से यूपी चुनाव में अपने अनुभवों को पार्टी की सफलता के लिए अहम माना जा रहा है। इसके साथ ही दोनों उप मुख्यमंत्रियों ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य से अलग अलग मुलाकात का भी कार्यक्रम तय है। इसके साथ ही बूथ अध्यक्षों से भी संवाद का कार्यक्रम है। इसका मतलब साफ है कि नितिन नबीन अपने दौरे में ऐसी कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते जिससे चुनावी सफलता हासिल करने में किसी भी तरीके की कोई कमी रह जाए। यूपी में 3 विधानसभा की सीटें रिक्त हैं जिस पर उपचुनाव होना है। ये बहुत दिलचस्प मोड़ है इस पूरी चुनावी राजनीति का। 6 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक उपचुनाव की कोई तारीख सामने नहीं आई, जिसे लेकर चुनाव आयोग पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव क्यों नहीं कराए जा रहे। क्या खाली सीटों पर 2027 में एक साथ ही चुनाव होगा या फिर इसे लेकर कोई विशेष प्लानिंग है? क्या चुनाव समय से पहले हो सकते हैं? क्या इन चुनावों को कराने में चुनाव आयोग को कहीं से कोई इशारा है या 6 महीने से ज्यादा की मियाद हो जाने पर चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश पर ध्यान न देकर कुछ और रणनीति बनानी शुरू कर दी? ऐसे तमाम सवाल हैं जो नितिन नबीन के दौरे और ये 3 उपचुनाव न होने की वजह से सियासी गलियारों में, राजनीतिक माहौल में सरगर्मी बढ़ा रहे हैं। आज हम इन्हीं सवालों का जवाब टटोलने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले जो महत्वपूर्ण बयान
आज सामने आए हैं, उसे सुन लेते हैं। प्रभु श्री राम और भगवान श्री कृष्ण की इस पवित्र भूमि को निश्चित रूप से नमन करता हूँ। और जो हमारे कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से उत्साह के साथ आज अभिवादन किया है, मैं सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूँ। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हमारे मुख्यमंत्री और उनकी पूरी टीम को मैं आज अभिनंदन करता हूँ। आज का उत्साह देख के स्पष्ट है कि 2027 में भाजपा की डबल इंजन की सरकार और कमल का खिलना तय है। ये पूरे उत्तर प्रदेश के लिए बहुत, भारतीय जनता पार्टी परिवार के लिए बहुत खुशी का अवसर है कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विधिवत प्रथम आगमन हुआ है और संगठनात्मक बैठक से लेकर के जनप्रतिनिधियों के साथ भी बैठने का कार्यक्रम और भी कई कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं। हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और हम सब विश्वास दिलाते हैं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो निर्देश देंगे उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ तीसरी बार भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश में बनाने के लिए काम करेगी। भाजपा के अध्यक्ष नितिन नवीन जी, आप बहुत सही समय उत्तर प्रदेश आए हैं, जब आपकी सरकार में भगवान रामलला के मंदिर में सालों साल लूट होती रही और आप ही पार्टी के प्रधानमंत्री ने उन ट्रस्टियों को नियुक्त किया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि वहां पर जो ट्रस्टी हो वो भगवान राम का मंदिर बनाएंगे, वहां पर पूजा व्यवस्था देखेंगे, व्यवस्थाएं देखेंगे, लेकिन आपके प्रधानमंत्री के द्वारा बनाए हुए लोग वहां पर लूटपाट में लग गए। भारतीय जनता पार्टी के जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं नितिन नवीन, वह 2 दिन का लखनऊ का कार्यक्रम है जो अपने 2027 का जो विधानसभा चुनाव है, 2027 नहीं, हमको तो लग रहा है कि नवंबर और दिसंबर में ही भारतीय जनता पार्टी जो है चुनाव कराने की फिराक में लगी हुई है। और वह राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि संगठन के ढांचा को मजबूत करना, लेकिन हम लोग भी वह लाख यहाँ प्रयास कर ले, बंगाल का इतिहास जो है उत्तर प्रदेश में जो है कि दोहरा नहीं पाएंगे। तो इस बात की चिंता राजनीतिक दलों को भारतीय जनता पार्टी से इतर लगातार बनी हुई है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में किला फतेह किया है, उसके बाद कहीं ऐसा ही फॉर्मूला बीजेपी उत्तर प्रदेश या किसी अन्य राज्य में जहां भी चुनाव होने हैं वहां अप्लाई न कर दे। यानी जिस तरीके की एक तरफा वोटिंग हुई, जिस तरीके की एक तरफा लहर चली और पश्चिम बंगाल में 15 साल का ममता बनर्जी का किला गिर गया, उत्तर प्रदेश में 10 साल से योगी आदित्यनाथ की सरकार है। आमतौर पर 5 साल के बाद ही कई राज्यों में एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर लागू हो जाता है। उस लिहाज से 17 से 22 का जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर लागू होना चाहिए था। बीजेपी जिस जगह पर 2017 में थी वहां से थोड़ा सा उसे पीछे आना पड़ा, लेकिन 2022 में भी उसकी अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। अब 2027 में भारतीय जनता पार्टी के सामने ये चुनौती है कि क्या वो एक बार फिर तीसरी बार उत्तर प्रदेश की जनता को अपने साथ में उसी अनुपात में उसी तरीके से जोड़े रख पाएगी जिस तरीके से 2017 और 22 में उसने अपना रंग दिखाया, या फिर स्थितियां इस बार कुछ भिन्न होंगी। दिलचस्प चीज ये भी है कि विपक्ष ने भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी करी है और उस तैयारी का एक नज़ारा 2024 के लोकसभा चुनाव में तब दिखा जब पीडीए का फॉर्मूला कुछ काम करता हुआ दिखाई दिया और बीजेपी की कई सीटें उत्तर प्रदेश में लोकसभा की घट गईं। लगभग 40-42 सीटें जो उत्तर प्रदेश में कम हुई, उसका असर केंद्र की सरकार पर पड़ा और एनडीए की सरकार आज भी है, लेकिन बीजेपी अपने दम पर 272 का आंकड़ा पार करने से चूक गई। तो इस लिहाज से उत्तर प्रदेश का पूरा राजनीतिक मर्म बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है चुनावी राजनीति के हिसाब से, और प्रदेश जो कि जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश माना जाता है देश में, उस लिहाज से भी। अविरल मलक जी हमारे साथ में हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ में जितेंद्र वर्मा जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। राज शर्मा जी हैं हमारे साथ में, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। रजा रिजवी साहब हैं हमारे साथ में, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं।
और कुछ देर में हमारे साथ दिनेश जी भी जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले आज इस चर्चा की शुरुआत जितेंद्र जी आपसे करूंगा। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन लखनऊ आते हैं, पार्टी के अलग अलग स्तरों पर वो मीटिंग करते हैं, आने वाले दिन में भी उनकी कई मीटिंग्स होनी हैं, तो ठीक है, ऐसा होता है कि पार्टी का बड़ा नेता, शीर्ष नेता जब आता है तो वो अपनी तरह से मंथन करता है। क्या आप लोगों ने ऑब्जर्व किया है, क्योंकि आपकी भी पैनी निगाह रही होगी, बीजेपी किस तरीके से अपनी रणनीति को बना रही है, क्या चीजें कर रही है, किस तरीके का वहां पर गैदरिंग हो रही है, आप लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया? अनम्यूट कर दीजिए अपना माइक जितेंद्र जी। नहीं, अभी भी आवाज आपकी नहीं आई। अब आई? हाँ जी, हाँ जी, अब आ गई, अब आ गई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बताती है और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के आज राष्ट्रीय अध्यक्ष लखनऊ आए तो 50-100 लोग उनके स्वागत में थे। इतने लोग तो शर्मा चाय वाले की दुकान पर हर वक्त मौजूद रहते हैं समोसा और चाय खाने पीने के लिए। तो इतनी बड़ी पार्टी के अध्यक्ष आए, कुछ बीजेपी के नेता पदाधिकारी ही पहुंचे हैं, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का क्या जनाधार है और भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति है, ये साफ दिखाई पड़ रहा है। बाकी समाजवादी पार्टी की पूरी तैयारी है। समाजवादी पार्टी का बूथ संगठन और सभी एजेंट्स जो बनने हैं, सारी कार्रवाई हमने कर ली है। पूरा मुस्तैदी से हमारा संगठन उत्तर प्रदेश में तैयार हो चुका है, बहुत पहले तैयार हो चुका है और इसी मजबूत संगठन के सहारे हमने चुनाव लड़ा और 2024 में भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह से हराया और न केवल हराया, भारतीय जनता पार्टी को बहुमत में सरकार बनाने से रोका। ये स्थिति माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जो पीडीए का नारा हमने दिया और इंडिया गठबंधन माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, उसका परिणाम ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी जो सेकुलर पार्टी से नफरत करती है, उन्हीं सेकुलर पार्टियों के सहारे आज नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू जी, जो सेकुलर पार्टियां हैं दोनों, उनकी बैसाखी के सहारे प्रधानमंत्री मोदी जी की कुर्सी टिकी हुई है और केंद्र में समाजवादियों की बैसाखी के सहारे इनकी सरकार टिकी। तो ये उत्तर प्रदेश में क्या देख नहीं रही है जनता? अभी पश्चिम बंगाल में इन्होंने पिछड़ों का आरक्षण जो 17% था उसको घटा के 7% कर दिया है। क्या ये पब्लिक देख नहीं रही है? क्या पिछड़े समाज के लोग, दलित समाज के लोग देख नहीं रहे हैं? बीजेपी क्या दलित पिछड़े समाज के लोगों को क्या मतलब उनको समझती है क्या? सभी देख रहे हैं ना कि आपने कैसे आरक्षण छीना। उत्तर प्रदेश में भी आपने आरक्षण छीना। आपने 69,000 शिक्षक भर्ती में कितना बड़ा घोटाला किया, उसमें भी आपने हमें आरक्षण नहीं दिया। 27% मिलना चाहिए था तो उसमें हमें 3.2 दिया। बताइए आप, पिछड़ों को 21% मिलना था तो उनको भी 7% दिया। तो इन लोगों ने हमेशा दलितों पिछड़ों के साथ धोखा किया है और सबसे बड़ी आबादी उत्तर प्रदेश में दलितों और पिछड़ों की है। यही वजह थी। ये कहते थे हम प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, हमने झूठ फैलाया। अरे भैया, आपके जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग गठित हुआ उसी ने रिपोर्ट दिया मुख्यमंत्री जी को कि 19,000 दलित पिछड़े छात्रों के साथ अन्याय हुआ है, उनके हिस्से की नौकरी दूसरे लोगों को दी गई है। तो आप तो कर ही रहे थे, सामने प्रैक्टिकली आ गया। फिर आप हमको क्यों झूठा कह रहे थे कि हम संविधान खत्म हो जाएगा? संविधान खत्म है। जब आरक्षण आप दलित पिछड़ों को छीन लोगे, संविधान के हिसाब से चलोगे नहीं। संविधान ने हमको आरक्षण दिया है, हमको आरक्षण को अमेरिका थोड़ा देगा या नरेंद्र मोदी जी ने थोड़ा दिया है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थोड़ी दिया है। हमको संविधान ने आरक्षण दिया है और संविधान को भीख थोड़ा हमारा अधिकार है, उसको इन्होंने छीना, हमने उसको प्रचारित किया। और पीडीए के सभी समाज के लोगों को समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय जी ने टिकट दिया, लेके चले और बीजेपी उस पीडीए की काट नहीं ढूंढ पा रही है। ये जातियों में तोड़ने की कोशिश करते हैं, धर्म में तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनके अपने मसूमों पर ये कामयाब नहीं हो पाए 24 में।
और हमारा वही फार्मूला आज भी है। हम तो 2027 में पीडीए के हिसाब से जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, टिकट बंटवारा करेंगे और प्रचंड बहुमत में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, फिर सुन लीजिए, प्रचंड बहुमत में सरकार बनने जा रही है। ये पूरी सेना लगा दें उत्तर प्रदेश में। वोट थोड़ा डाल लोगे, वोट तो पब्लिक डालेगी। कितना भी कुछ कर लें, कितना अधिकारी लगा दे, पूरे देश के अधिकारी लगा दो, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने निर्णय ले लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को 2027 में उत्तर प्रदेश की सत्ता से बाहर करके माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना, ये आप मान लीजिए। ठीक है जितेंद्र जी, आपने धीमी शुरुआत की लेकिन आखिर में आपने बड़ी रफ्तार पकड़ी और पूरी मजबूती के साथ में आपने समाजवादी पार्टी का एजेंडा दर्शकों के सामने रखा। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आपने अपनी शुरुआत क्यों धीमी की थी। बीजेपी पर थोड़ा शुरुआत में आप कम हमलावर दिखे, लेकिन अच्छी बात है आपने उसके बाद समाजवादी पार्टी का पूरा पक्ष रखा है। अब मैं राज जी के पास चलता हूं। राज जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस चर्चा में, और आपसे भी मैं यही सवाल लूंगा कि आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 2 दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंचे। चूंकि आप भी एक महत्वपूर्ण विपक्षी दल हैं उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी के साथ में उन्होंने हालांकि कह दिया जितेंद्र जी ने कि जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, इस तरीके से वो टिकट बंटवारे पर जाएंगे। वो शायद जितेंद्र पाल जी के लिए कह रहे थे, गौतम जी के लिए, कि वो 50-50 वाला फॉर्मूला तो नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी आपको वो कंसीडर कर रहे हैं। तो मैं आपसे समझना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो ये दौरा चल रहा है उसमें क्या चीजें ऑब्जर्व की हैं, कहां उनको मजबूत पा रहे हैं, कहां पर अब उनको कमजोर पा रहे हैं, इसका एनालिसिस आपकी पार्टी ने किस तरीके से किया है? शेखर भाई, सबसे पहले तो मैं जितेंद्र भाई की बात का जवाब दूंगा। ये हमारे गठबंधन के प्रवक्ता है, नेता है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे एक बात गलत कही। दुनिया में आप किसी को भी ये नहीं कह सकते कि शर्मा चाय वाला। आज से मैं आपको एक हिदायत देता हूं कि जब भी आप बोलें कह दो टी स्टॉल है, किसी का टी स्टॉल है, कैसे है। अगर आप ही और हमारा गठबंधन या देश की कोई भी राजनीतिक ब्राह्मणों की बेइज्जती करेगी, वो राजनीतिक पार्टी कभी तरक्की नहीं पाएगी। जितेंद्र वर्मा जी, आपको इससे बचना चाहिए। पहली बात, मैं कभी बर्दाश्त नहीं करता हूं, याद रखिएगा, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सपा हो, अगर ब्राह्मण, गाय और दुर्ग्रास की बेइज्जती करेगी, मिट्टी में मिल जाएंगी। पहली बात खत्म कर दी मैंने। जिसका जितेंद्र वर्मा जी, मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा था। शर्मा चाय वाला कोई नहीं है, आपके हरदोई में होता होगा, उदाहरण दिया कोई नहीं है। वहां पर ज्यादा भीड़ बीजेपी मैं इससे आगे नहीं बढ़ना चाहता हूँ। अब ठीक है, उसको छोड़ दीजिए जितेंद्र जी, अब समझ लीजिए आप जो मामला आपने करा था। अब ठीक है राज भाई, आप आगे बढ़िए। अब आप मुद्दे पे आइए। मैं बहुत कुछ कह दूंगा फिर। अब मैं एक बात कहता हूँ, तो नितिन नवीन साहब आए, वो संगठन बनाने नहीं आए शेखर भाई। अच्छा, हाँ, उन्होंने बंद कमरे में बुलाया, कहा ये बताओ आप पिछली बार क्या करते थे। उन्होंने कहा साहब मैं था महासचिव, मैं था उपाध्यक्ष। कहा ये बताओ पैसा कितना लाए। अच्छा, आपने पार्टी में पैसा कितना जमा करा। कहा साहब 19 करोड़ जमा किया। उन्होंने लिखा 19 जीकेएस शॉर्ट में नाम। अब आया दूसरा, कहा साहब मुझे भी महासचिव बनाओ। कहा तुमने कितना पैसा जमा करा। कहा साहब 12 करोड़। उन्होंने 12 बोल गया। तो वहां पैसे के हिसाब से बनाए जा रहे हैं। फिर एक और बात है कि अभी नितिन नवीन साहब ने यह भी पूछा कि ये बताइए, जब अयोध्या कांड हुआ पुरुषोत्तम राम का, तो उसमें आपने लोगों को बचाने में अपने अपने लोगों का या अपना अपना कितना आपने महत्व निभाया, कितना इन्फ्लुएंस करा आप। तो उन्होंने बताया मैंने इतना इतना करा, उन्होंने बता दिया। लाइन से उनके ये हो गए कि भाई उपाध्यक्ष ने इतना करा, महासचिव ने इतना करा, सचिव ने इतना करा। अभी जितेंद्र भाई नहीं बताया था कि 50-60, वहां थोड़े ज्यादा आदमी थे, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष आता है तो आता है, ठीक है ना। प्रदेश वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके आगे तो गाड़ियां चलेंगी। मुझे नहीं पता किस हिसाब से 50 आदमी थे। चौथी बात, अगर लोग एंकर, आप जैसे विद्वान लोग, जैसे मैं 2 लोगों को विद्वान कहता हूं, लर्नड काउंसिल
और लर्नड एंकर। अगर आप जैसे लोग ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार केंद्र में सरकार में आई, मोदी जी तीसरी बार एमपी जीत गए, अगर जितना ही ईमानदारी है, जितना ही करैक्टर है, तो भाई साहब अतीक अहमद का करैक्टर कहां खराब था, मुख्तार अंसारी का करैक्टर कहां खराब था, फूलन देवी जी का कहां था करैक्टर खराब, लालू जी का करैक्टर कहां खराब था। मतलब आप जीत गए तो आपको जनता ने पसंद किया, लालू जी जीत गए तो पता नहीं किसने पसंद किया। ये तो हो गई 4 बातें। अब 5वीं बात बस इतना कहना चाह रहा हूं, इस आपके चैनल से, आपका चैनल माना जाना है, मैं आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को कहना चाहता हूं, हाथ जोड़ के बचा लो मेरे देश के नौनिहाल को। इब्राहिम मलिक बैठे हैं, छोटे हैं, हमारे बच्चे की उम्र के हैं। मैं एक उम्मीद करना चाहता हूं कि मेरे बच्चे सिर्फ 2 जून की रोटी के लिए कश्मकश ना करें। मेरी आने वाली पीढ़ियां अगर विश्व गुरु भारत बनेगा तो उस तरह जिए भी। अब आ जाए छठी बात पे, मैं बहुत दुखी हूं शेखर भाई, मैं बहुत ना इमोशनल व्यक्ति हूं, मुझे नहीं चाहिए कुछ यार जीवन का, मुझे भगवान ने वो दे दिया जो सोचा भी नहीं था, मैंने नहीं सोचा था। बहुत अच्छा हूं सबके, अजा मैं गुस्सा नहीं होता हूं। और एक और बात कहना चाहता हूं, मेरी छोटी सी इंतला है भारतीय जनता पार्टी से कि नैतिकता का एक आधार सीख लें। अगर इस डिबेट में कुछ गलत हो रहा तो गलत राज शर्मा की वजह से भी नहीं हो रहा है, कुछ वजह आपकी भी हो सकती है। आपको भी नैतिकता के आधार पर जिम्मेदारी लेनी है, मुझे भी लेनी है। आप मुझे कितना भी कड़वा सत्य कह दो, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी कई चैनल में डिबेट छोड़ के भाग जाते हैं, मैं नहीं छोड़ूंगा। अच्छा ठीक है, ठीक है राज जी, आपने अपनी जो बात रखी है बड़े ही प्रासंगिक तरीके से रखी है, और बाकी चीजों पर तो ठीक है, चर्चा धीरे धीरे आगे बढ़ेगी और आप नाराज नहीं होते हैं, आपने शुरू में ही बता दिया। अभी तो कोई नैतिकता अनैतिकता वाली बात ही नहीं आई, अभी तो आप सेकंड अपना ओपनिंग स्टेटमेंट रख ही रहे हैं। मैं लेकिन एक चीज आपसे समझना चाहूंगा राज जी, और मैं चाहूंगा कि इसका आप हमें जरूर बताएं। सवाल मैंने वही जितेंद्र जी से भी लिया था, लेकिन मुझे इस बात का बड़ा ताज्जुब है और इस बात का बड़ा मतलब आश्चर्य भी है इस बात से कि कांग्रेस ने कहां कितना डीलिंग हुई है बंद कमरे में, वहां पर भी आपके खबरी अगर मौजूद थे तो मुझे लगता है कि ये वास्तव में कांग्रेस के लिए एक बहुत बधाई वाली बात है। मतलब मेरे ख्याल से जो आपने पैसे लेने देने वाली बात कही है, पद बांटने वाली नितिन नवीन जी के लिए, वो पूरी जिम्मेदारी से कही होगी और कांग्रेस के पास इस बात के पुख्ता सबूत भी होंगे। देखिए एक और मैं बताऊंगा, सबूत तो मेरे पास ये भी नहीं है कि मेरे पिताजी का नाम कर्नल श्रीचंद था। मेरी मां ने मुझे बोला ये पापा हैं तुम्हारे, ये रियल सत्य है। आपके संग भी है। अगर तो नितिन नवीन जी वाला किसने बोला? एक मिनट भैया, शेखर भाई, हाँ, राजनीति की जो बातें होती हैं वो छन्नी की तरह होती हैं। अच्छा, जैसे दही के संग मट्ठा डाला जाता है तो चमचे से छान छान के डाला जाता है, तो ये छनी भी खबर है। अच्छा, छन के आई आपके पास, दही भी ठीक है, मतलब ये क्लासिफाइड हो गए, तो छन्नी लग गई तब तो क्लासिफाइड हो गई। ठीक है, वो ठीक है, आपका अंदाज अलग है, छनते आगे वो आपका अंदाज अलग ही है। क्या कहते हैं राज भाई, आप जिस तरीके से जवाब देते हैं वो मतलब वास्तव में उसके लिए भी कलेजा ही चाहिए। मैं अविरल जी अब आपके पास आता हूं। भाई देखिए ऐसा है कि समाजवादी पार्टी ने तो कुछ मुद्दों की बात कर ली, यहां राज साहब ने तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की गत बना करके रख दी और सीधे सीधे आरोप आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी पर है। तो आरोप आपके सामने है, मैं सवाल में अब समय नहीं बर्बाद करता, आप जवाब आपके पास लंबे हो गए हैं, सवाल ज्यादा हो गए हैं, तो आप अपने जवाब ओपनिंग स्टेटमेंट को दीजिए। जितेंद्र जी और राज जी आपके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल देखिए, अगर प्रारंभ की बात कर ली जाए तो मैं जितेंद्र जी से ही कर लेता हूं। देखिए जितेंद्र जी ने विषय रखा, उन्होंने कहा कि उनका बूथ मजबूत और तमाम सारी चीजें कही, वो एक अलग विषय है, उनका पार्टी संगठन का मामला। लेकिन जहां तक विषय है पर्टिकुलरली उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश बड़े शानदार तरीके से मजबूती के साथ चल रहा है। और जहां तक राज जी ने भी कहा, राज जी ने तो नितिन नवीन जी के संबंध में तमाम सारी चीजें कह दी, तो मैं समझता हूँ ये चीज किसी रूप में ऑथेंटिक नहीं है। और जहां तक राज जी का सवाल है तो उन्होंने क्या कह रहा था क्या नहीं कह रहा था वो एक अलग विषय है। और
जहां तक विषय भारतीय जनता पार्टी का, हम ईमानदारी के साथ, बड़ी निष्ठा के साथ, शानदार तरीके से हम पूर्ण रूप से काम कर रहे हैं। और जो संगठन है वो पूर्ण रूप से मजबूत है, बूथ स्तर पे भी मजबूत है, जिला स्तर पे भी मजबूत है, मंडल स्तर पे भी मजबूत है, क्षेत्रीय स्तर पे भी मजबूत है, प्रदेश स्तर पे भी मजबूत है, और हर प्रकोष्ठ पूर्ण रूप से मजबूत है। और सभी कार्यकर्ता बड़े शानदार तरीके से जमीनी स्तर पर मेहनत कर रहे हैं। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी के उत्तर प्रदेश दौरे के कारण से उत्तर प्रदेश के सभी भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी सब पूर्ण रूप से उत्साह में है और सब जोश में है, इसमें किसी रूप में दो राय नहीं है। और जहां तक विषय भ्रष्टाचार का, हमारा तो स्पष्ट मानना है, न लेना न देना, हमारा तो जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन का स्पष्ट रूप से स्टैंड है और उसी के आधार पर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी चलती है। और जहां तक विषय 300 प्लस का, जिस प्रकार से आज का आपका विषय है स्पष्ट रूप से वर्ष 2027 के चुनाव के संबंध में, तो स्पष्ट है भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ हर विधानसभा सीट पे 403 की 403 विधानसभा क्षेत्रों में बड़ी मजबूती के साथ शानदार तरीके से लड़ेगी और 100% जीतेगी, इसमें किसी रूप में दो राय नहीं है। और मजबूती के साथ पूर्ण बहुमत की, प्रचंड बहुमत वाली सरकार, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व वाली शानदार सरकार पुनः आएगी, इसमें किसी रूप में फंडबट नहीं है। और जहां तक विषय है संगठन की दृष्टि से अगर बात कर जाए संगठन को मजबूत करने की, भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन का ढांचा पूर्ण रूप से मजबूत है और उत्साह में है, जोश में है, चुनाव का वेट कर रहा है। और घर घर हम जाएंगे, विकास के मुद्दे के आधार पर जाएंगे, नफरत के मुद्दे के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ना कभी बात करती थी, ना करती है, ना करेगी। हमारा स्पष्ट मानना है जो हमने विकास किए हैं, डेवलपमेंट किए हैं, डबल इंजन की सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के माध्यम से केंद्र में हमारी 2014 में सरकार बनी, 2019 में सरकार बनी, 2024 में सरकार बनी, उत्तर प्रदेश में 2017 और 2022 में मजबूती के साथ योगी जी के नेतृत्व वाली शानदार सरकार बनी। तो जो दोनों सरकारों का विकास का एजेंडा है, उस एजेंडे के साथ हर व्यक्ति के पास जाएं, गरीब पीड़ित, शोषित, वंचित, दलित सबके पास, और सब उसे एक्सेप्ट करेंगे, ऐसा हमारा पूर्ण रूप से विश्वास है। हमने जो कहा वो किया, संकल्प पत्रों में जो कहा वो किया, जो होना चाहिए था वो किया। हम डेवलपमेंट की बात करने वाले लोग हैं, विकास और राष्ट्रवाद ये दोनों स्पष्ट हमारे एजेंडे हैं, मुद्दे हैं, और उसी के आधार पर जनता के मध्य जाए। केंद्र सरकार ने जो कहा वो किया। अब 370-35 की समाप्ति से लेकर देश भर के तमाम सारे मुद्दे अगर मैं गिनाऊंगा बहुत लंबा समय लगेगा। उसी प्रकार से राज्य स्तरीय अगर मुद्दों की बात कर जाए, किसानों का मुद्दा प्रमुख मुद्दा है और किसानों के लिए शुरुआत से ही बात की जाए, पहली कैबिनेट बैठक क्योंकि हुई थी, तो पहली कैबिनेट बैठक में 1-1 लाख रुपए तक का ऋण माफ उत्तर प्रदेश के सभी लघु एवं सीमांत किसानों का किया गया था, 36,000 करोड़ से ज्यादा का। योगी जी की पहली कैबिनेट बैठक में 2017 में जब हमने वादा किया था संकल्प पत्र में, तो ये हमारा पहला वादा था जिसे हमने पूरा किया था। उसके बाद पूरी लिस्ट है, लगातार हमने हमारे द्वारा विकास कार्य किए गए। एग्रीकल्चर सेक्टर में फोकस करने का विषय हो, हेल्थ सेक्टर में फोकस करने का विषय हो, एजुकेशन सेक्टर और बेसिक एजुकेशन की बात कर ली जाए, एलिमेंट्री एजुकेशन जो बहुत जरूरी है, जो ग्रामीण स्तर पर नहीं मिलती थी, उसमें परिवर्तन आया। शानदार आज स्कूलों में, छोटे स्कूलों में भी डेस्क है, तमाम सारी चीजें हैं, सभी छात्र बच्चे यूनिफॉर्म के साथ जाते हैं, हर सब्जेक्ट के अलग टीचर्स हैं। सरकारी स्कूलों की अगर बात कर जाए तो हर जगह परिवर्तन आया, उस परिवर्तन के आधार पर ठीक है। अविरल जी, आपके पास लंबी चौड़ी फहरिस्त है, अपनी लकीर को लंबा करने में हम विश्वास रखते हैं कि अपनी लकीर लंबी की जाए। ठीक है, आपने लंबा चौड़ा, आपके पास विकास के बहुत सारे काम है, आप गिनाएंगे, उस पे हम समय समय पे आप गिनाते ही जाएंगे क्योंकि चर्चा चलेगी। मेरे दो बड़े स्पेसिफिक सवाल हैं। एक चीज तो यह है कि आप जब सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, तो आज जब नितिन नवीन जी आए तो 25 जातियों के अलग अलग टोलियों को उनके स्वागत में लगाने की क्या जरूरत थी? क्योंकि यह ऑफिशियली आपकी तरफ से ही हमें बताया गया है, बीजेपी की तरफ से बताया गया है कि जातिगत टोलियों ने उनका स्वागत किया। तो एक तो यह कि जब आप सबका साथ सबका विकास कहते हैं तो जातियों पे क्यों उलझे, पहली बात। दूसरी चीज यह है कि डिप्टी सीएम को अलग से समय दिया है राष्ट्रीय अध्यक्ष ने। आज की तारीख में यह भी एक खबर है जिसको हमने अलग से बताया है अपने दर्शकों को। तो ये दो चीजें ऐसी हैं जो थोड़ा सा अटपटी लग रही हैं आपकी जो पार्टी का पर्सोना है उसके हिसाब से। देखिए, जहां तक विषय है ये दूसरे सवाल का, तो माननीय डिप्टी सीएम साहब को समय की जो आपने बात की बिल्कुल स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी में सबको समय मिलता है, सबके साथ मिलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, चाय पीते हैं, कोई समस्या इसमें नहीं होती है। और कोई भी व्यक्ति मिलना चाहता है बड़े इजीली, शानदार तरीके से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी से, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन आदरणीय बीएल संतोष जी से कोई भी व्यक्ति मिल सकता है, इसमें कोई समस्या नहीं होती है। और उसी तरीके से उसी श्रृंखला में कोई भी अगर मिलना चाहते हैं तो मिलते हैं, वो गाइडेंस लेने के लिए
शिष्टाचार तौर पे और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए, संगठन पे चर्चा करने के लिए, और वो क्या चाहते हैं, उनके क्या क्या सुझाव हैं, उसके आधार पे सब मिलते हैं, मिल सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं। नंबर 2, जो आपका स्पष्ट सवाल है जातियों के विषय पे, बिल्कुल स्पष्ट है। हम तो खुद कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, एक भारत श्रेष्ठ भारत। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, जाट, गुर्जर, राजपूत, क्षत्रिय, वैश्य, सब जात, पंथ, संप्रदाय, क्षेत्र, भाषा, हर विषय के लोग, हर क्षेत्र के लोग और हर जगह के लोग, सब लोग आने चाहिए। अलग अलग क्षेत्रों में जो काम करते हैं वो भी आने चाहिए, अलग अलग एरियाज में रहते हैं वो भी आने चाहिए। सब लोगों को हम एक तरीके से इंक्लूड करने की बात करते हैं, हर जिले, हर विधानसभा, हर लोकसभा। तो उसी श्रृंखला में सब जातियों की बात तो होनी चाहिए, तभी तो सबका साथ सबका विकास होगा। अगर कोई जाति छूट जाएगी तब सबका साथ सबका विकास नहीं होगा, ये स्पष्ट है। सारी जातियों की बात होनी चाहिए, जो पीछे है उनकी भी बात होनी चाहिए, जो आगे है उनकी बात होनी चाहिए, सबको एक साथ जोड़ के चलना बहुत जरूरी है। ठीक है, यानी जातिगत मामले से आप भी बाहर नहीं आ पाए, पीडीए का आपको कहीं ना कहीं मामला उसको बैलेंस करने की स्थिति आपको भी समझ में आ रही है। उधर जितेंद्र जी मुस्कुरा रहे, आऊंगा अब इसको अगले राउंड में, अभी दिनेश जी के पास जा रहा हूं मैं। दिनेश जी, आपने तीनों प्रमुख पार्टियों के वक्तव्य सुने हैं, आपका क्या ऑब्जर्वेशन रहा? आप तो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत सारे राष्ट्रीय अध्यक्षों का कार्यक्रम आपने लखनऊ में उनको आते जाते देखा होगा। आज जो नितिन नवीन आए और उसके ऊपर जो कांग्रेस, सपा और बीजेपी का अपना एनालिसिस इस चर्चा में आया है, उसको देखते हुए आपका अनुभव क्या बता रहा है? देखिए, मुझे तो नहीं मालूम, हमारे जो मित्र हैं राज शर्मा जी, उनको कहां से क्या खबर मिली, और जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं उन्होंने क्या क्या अपना प्रेडिक्शन किया कि बीजेपी की हालत खराब है। 8 महीने चुनाव में बचे हैं, केवल देश के 7 राज्यों में चुनाव होने हैं और सारे के सारे राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुटे हैं। हाँ, उत्तर प्रदेश चूंकि एक मुख्य प्रदेश है चुनाव की दृष्टि से भी, राजनीतिक दृष्टि से भी, तो यहाँ तैयारियों का जो एक कार्यक्रम है वो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा ही होगा। मीटिंग्स होंगी, और अभी आए हैं, अभी पता नहीं और कितनी बार अभी उत्तर प्रदेश के अंदर आएंगे, सारे ही राजनीतिक दलों के नेता आएंगे। तो इसको एक अगर आश्चर्यजनक तरीके से हम देखें तो हमें उसमें कुछ दम नजर नहीं आता है। चुनाव तैयारियां इस समय अपने चरम की तरफ बढ़ रही है। कोई कह रहा है कि मुझको जो है 50% उसमें सीटें चाहिए, जैसे कांग्रेस वाले मांग रहे हैं। कोई कुछ बोल रहा है, कोई चंदे को आधार बना रहा है, कोई किसी चीज को आधार बना रहा है। तो भाई शेखर भाई, तो मुझे कुछ खास अभी ऐसा नहीं लग रहा है। ये चुनावी तैयारियों का एक हिस्सा है, और इसमें कौन के अंदर क्या बात कर रहा है, ये केवल मीडिया के या राजनीतिक दलों के कुछ लोग जो बहुत अपने को खोजी समझते हैं, वो ही ऐसी खबर निकालते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि राजनाथ के अमित शाह जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में क्या बात हुई, वो वहां की बात भी निकाल कर लोगों को बता देते हैं कि ये बात हुई होगी, जबकि वो कोई वहां थे कि नहीं थे। हम इससे ज्यादा में मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। अगर आप उनको कहते जैसे डिप्टी सीएम को अलग से समय दिया, भाई डिप्टी सीएम है, उनको समय देना और वो उनका समय लेना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं लगती मुझको। आश्चर्यजनक बात तब होगी कि जब सीटों का तालमेल समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता, कांग्रेस और दलों के बीच में सामने आता है। इसकी मुख्य एक चीज जो है वो ये है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस क्या कर रही है, क्योंकि न समाजवादी पार्टी क्योंकि न तो कांग्रेस का उत्तर प्रदेश के अंदर कोई आधार है और न समाजवादी पार्टी के पास रणनीतियां हैं। अखिलेश जी अपना तुक्का लगाए घूम रहे हैं, भागते भूत की लंगोटी ही सही, जो भी जिसको मिल जाए सब उसमें लगे हुए हैं। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी का क्या एजेंडा होगा या बाकी दोनों की दलों की क्या तैयारी होंगी। ठीक है दिनेश जी, हम अब चलते हैं रजा रिजवी साहब के पास। रिजवी साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि 2027 के विधानसभा इलेक्शन से पहले एक बड़ी दिलचस्प चीज सामने आ रही है। वो ये है कि जैसे राम मंदिर का मामला सामने आ गया, उसके बाद से ऐसा लगता है जैसे एक कहते हैं ना कि बिल्ली के भाग से छींका फूटा। तो विपक्ष के हाथ में ये ऐसा एक अवसर आ गया है जिसमें वो 2014 ऑनवर्ड्स जो हिंदुओं का एक पूरा कुनबा तैयार किया बीजेपी ने, अलग अलग जातियों का और दलितों, अनुसूचित जाति वगैरह वगैरह सबको मिला करके,
उसमें अब लग रहा है विपक्ष को कि वो बड़ी सेंधमारी कर पाएगा। और दिलचस्प चीज ये भी है कि आप देखिए कि अब उत्तर प्रदेश में हाल फिलहाल में ये हिंदू मुसलमान वाला चक्कर चल नहीं रहा है। ये हर चुनाव में बहुत बड़ा मसला होता था, लेकिन यहां पर डाइवर्जन है। यहां पर यह बताया जा रहा है कि हिंदू नहीं बटेगा, चंदा चोरी वाले बचेंगे नहीं, सबको जेल होगी वगैरह वगैरह। अभी जुलाई 4 को अगर हम इस चीज को देख रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में हिंदू मुसलमान मसला नहीं है। हिंदू बंट रहा है या नहीं बंट रहा है, ये एक चीज, और दूसरा जो डेवलपमेंटल काम है और सपा का जो पीडीए है, तो बीजेपी ने भी आज अपने 25 जातियों की टोलियों को आगे किया राष्ट्रीय अध्यक्ष के। तो आपको लग रहा है कि अब ये 2007 में हमने ये देखना शुरू किया था कि गठबंधन के दौर से बाहर निकला था ये प्रदेश, और उसके बाद एक तरफ वोट जाना शुरू हुए, एक एक चुनिंदा सरकारें बनना शुरू हुई। यहां पर ये एक इंजीनियरिंग अलग तरीके की हमें फिर दिखाई दे रही है। देखिए शेखर जी, भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी है और बहुत सोच समझ के वो काम करती है, और उनके यहाँ जो है वो तैयारी, किसी चीज की भी तैयारी की जाती है तो वर्षों से तैयारी होती है, कोई आज से तैयारी नहीं होती है। अगर राम मंदिर का आंदोलन हुआ तो वर्षों से हुआ, चुनाव का जो कार्यक्रम होता है वर्षों से उसकी तैयारी होती हो जाए। अब आप देखिए कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष आज उत्तर प्रदेश में आया जो युवा कहा जाता है, और उसने जो मीटिंग ली वो आप समझिए ये पहली बार है किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इतनी बड़ी बैठक ली है, जिसमें सभी मंत्री हैं, जिसमें सभी प्रदेश की जो नई टीम है वो मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के जितने मोर्चे के लोग हैं, पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष वो मौजूद हैं, और 6 जो है क्षेत्रीय अध्यक्ष हर उसके अवध क्षेत्र के, कानपुर प्रांत के, गोरख क्षेत्र के, सब क्षेत्रों के समझिए मौजूद। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी मीटिंग है, और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी गैरअप कर रही है। अब आप देखिए एक चीज दरअसल हमें खटकी है जो नवीन जी की बात से, और वो बोल गए हैं वो भारतीय जनता पार्टी का नुकसान होता है, उससे इसलिए नुकसान होता है कि भारतीय जनता पार्टी के जब एमपी का चुनाव था तो बार बार कहा जाता था 400 के पार, 400 पार। उसका नुकसान ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये समझ गया कि हमें तो वोट मिल ही रहा है, और हमारी भारतीय जनता पार्टी जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं 400 पार, तो ऊपर से देख रहे हैं वो, तो दिल्ली से बैठ के देख रहे हैं पूरे देश को, तो जो अगर कह रहे हैं तो 400 पार तो हो ही जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, प्रधानमंत्री का विजन है। तो वो 400 पार का जाके 240 पे अटक गया। आज ये जो अंग्रेजी में कहे गए कि 300 सीटें क्रॉस, तो वही तो हिंदी है 300 पार। इनको कहना चाहिए था कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में आ रही है, अच्छे तरीके से आ रही है, तुम कार्यकर्ताओं को मेहनत करना है और सीटों को बहुत बढ़ाना है, इतनी तरीके से बढ़ा देना है कि पूरा देश देखे। अब ये जो गिनती आप दे देते हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कहता है, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे कह गए हैं कि 300 के पार, तो कार्यकर्ता हो जाता है सुसुप्ता अवस्था में, और फिर जब कार्यकर्ता निकलता नहीं है तब उसके बाद जो है गणित कमजोर हो जाती है। तो ये हमें पसंद नहीं आया। बहरहाल वो राष्ट्रीय नेता हैं, देश विदेश देखते हैं, उनकी अपनी सोच है, किस लहजे से कह दिया, किस उन्वान से कह दिया, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन आप देखिए कि जहां समाजवादी पार्टी है तो समाजवादी की पार्टी के कार्यकर्ता भी दौड़ भाग कर रहे हैं, मजबूती से दौड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है, वो भी लगे हुए हैं गली गली। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जमीनी स्तर तक जुड़े हुए हैं और जुटे हुए हैं। जुड़ना अलग है और जुटना अलग है, ये शब्द जरा से अलग अलग है। जुड़ गए और जुटे नहीं तो क्या फायदा हुआ। बहुत से पार्टियों में लोग जुड़ जाते हैं और जुटते नहीं है, तो उनके यहाँ अभी जुड़े हुए भी हैं, जुड़े हुए भी हैं। लेकिन आप देखिए बसपा की जो मैं रणनीति देख रहा हूँ शेखर जी, बसपा जो है हमें लगता है कि एकला चलो की रणनीति पर अभी तक वो काम कर रही है। पश्चिम में आप देखिए जिस तरीके से टिकट चुन चुन के जो है दे रही है और कार्यकर्ताओं कर रही है, तो एकला चलो का हमें लगता है कि एकला ही चलेगा, और ऐसा हमें आभास हो रहा है।
क्योंकि अभी वो गए थे, गौतम जी गए, उनको अंदर लिया नहीं। राजेंद्र गौतम जी कांग्रेस के गए थे मिलने के लिए, नहीं मिले उनसे। सपा से तो उसको बीएसपी को मिलना नहीं है। दूसरा, कांग्रेस जो है अभी उसकी जो रणनीति हो रही है वो अपने संगठन में बदलाव में लगा हुआ है कि केंद्रीय पदाधिकारी पांडे जी को हटा के अविनाश को, गौतम को ले आए। अब प्रदेश अध्यक्ष को हटाने की बात हो रही है कि प्रदेश हटा के कोई दूसरा प्रदेश अध्यक्ष लाया जाए। कांग्रेस अपने पुराने ही विचारधारा पे आना चाहती है कि दलित मुस्लिम ये मिल जाए, और ब्राह्मण तो हम ही हैं भाई, देश का जो सर्वोच्च लीडर है राहुल तो ब्राह्मण, तो ब्राह्मण और ये अगर तुकताल मेरा बैठ जाए, पूरा दिमाग कांग्रेस इसी में लगाया है। क्या हो सकता है कि प्रदेश का अध्यक्ष कोई मुसलमान दे दें, लेकिन मेरी अपनी विचारधारा है कि अगर प्रदेश का कोई अध्यक्ष मुसलमान होगा तो कांग्रेस की नैया पार नहीं करा पाएगा, चाहे वो आप समझिए सलमान खुर्शीद रहे हो अध्यक्ष, चाहे मोहतरमा किदवई रही हूँ, तो नैया पार होने वाला नहीं है। तो इनमें बदलाव की तैयारी चल रही है। अब आप देखिए कि आम आदमी पार्टी में एक लीडर दिखता है संजय सिंह, उत्तर प्रदेश में पूरा घूम अपना कहीं ना कहीं आंदोलन भी करते रहते हैं, कहीं ना कहीं 4-5 दरखास्त देके भी दे देते हैं कि भाई इसकी भी जांच होनी चाहिए, ये भी कागज है मेरा, इसको भी देख लीजिए, इसको भी जांच कीजिए। तो कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश की रणनीति है वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी हमें लगता है कि मजबूती से लड़ेगी, और भारतीय जनता पार्टी आज की स्थिति में वो मजबूत स्थिति में है। कल क्या होता है, कल कौन होता है, कल कौन आगे जाता है, लेकिन आज अगर चुनाव हो रहा है, और मैं बता दूं चुनाव ये अप्रैल मार्च में होगा, ये नवंबर दिसंबर जो लोग सोच रहे हैं ये कतई निकाल दीजिए। भारतीय जनता पार्टी एक बार 6 महीना आगे बढ़ा के चुनाव की है। याद होगा राजनाथ सिंह के टाइम में जो मीटिंग, उन्होंने कहा साहब जो पार्टी की चुनाव जीत के हम आ गए हैं, लेकिन पहली बैठक जो हमने की है उस पहली बैठक के हिसाब से 5 साल मेरा इस तारीख को पूरा हो रहा है, तो 6 महीना जो है वो बढ़ गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी नवंबर उम्र में कराने की उसकी स्टाइल नहीं है, लेकिन और ये दिमाग से निकाल दे। एक शक रिजवी साहब यूं बढ़ता है ना कि 3 सीटें जो विधानसभा की अभी वैकेंट हैं उस पे 6 महीने से ज्यादा हो चुका है, चुनाव आयोग भी संज्ञान नहीं ले रहा है, राजनीतिक दलों की तरफ से भी कोई बात नहीं आ रही, पंचायत वाला इलेक्शन तो इन्होंने खैर आगे बढ़ा ही दिया एक तरीके से। तो ये जो 3 सीटें विधानसभा की, मतलब 1.5 साल तक, अभी साल भर तक खाली थोड़ी पड़ी रहेंगी, वो होना चाहिए था उपचुनाव। बाकी राज्यों में हुआ, यहाँ हुआ ही नहीं। नहीं तो सही है, लेकिन अब बताइए, आप 6 महीना आप सोच रहे हैं कि 6 महीने से पहले हो जाए। अब आप बताइए कौन प्रत्याशी जो है करोड़ों रुपया खर्च करके 6 महीने के लिए जाएगा? ये प्रत्याशियों का मुद्दा है कि कौन प्रत्याशी करोड़ों खर्च करेगा और चुनाव में जाएगा। अब 30 से किसी की सरकार न बनती है न बिगड़ती है, और विपक्ष भी बहुत मजबूत नहीं होता है कि साहब 3 सीट से विपक्ष मजबूत हो जाए, लेकिन वो नियम है, नियमावली है कि 6 महीने के अंदर सीट जो है वैकेंट नहीं रहनी चाहिए, चुनाव होना चाहिए। लेकिन सरकार इसको समझती है, और वो इलेक्शन कमीशन समझेगा कि ये कराना है कि नहीं कराना है, तो इलेक्शन कमीशन पर है। चलिए, और इलेक्शन कमीशन पर इस पर जोर देना चाहिए कि भाई चुनाव अगर समय पे होना है तो समय पे हो। ठीक है जितेंद्र जी, मैं आपसे अब ये समझना चाहूंगा कि जो बातें अभी आपके सामने आई हैं उसमें समाजवादी पार्टी अपनी तरह से तैयारी तो कर रही है, ये भी बात सही है कि जो आपका 2024 का फार्मूला था उसने अपनी तरह से आपको सीटें भी दिलाई हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमारे पैनलिस्ट जिन बातों को कह रहे हैं उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि सपा के सामने ये एक बड़ी चुनौती है कि अभी जैसे जैसे चुनाव का समय पास आएगा बहुत सारी भगदड़ भी देखने को मिलती है, या तो लोग आपके पास आते हैं नहीं तो आपके पास से निकल जाते हैं। देखिए, चुनाव टाइम में ये तो होता ही, पॉलिटिकल पार्टीज अपने नेताओं के टिकट काटती, जमीनी रिपोर्ट लेती, तमाम हमारे पार्टी के स्रोत है, तमाम अन्य स्रोत है, जिन स्रोतों पर कैंडिडेट खड़ा होता है जीतने के लायक उसको टिकट देती है पार्टी। उसमें कई बार कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो नाराजगी होती है, लोग अपना दल बदल लेते हैं, तो इसको तो कोई नहीं रोक सकता। ना तो बीजेपी जो टिकट काटेगी उनके लोग भागेंगे, या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होगी तो उसको रोक पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिलहाल समाजवादी पार्टी की अपनी तैयारी पूरी है,
और चुनौती पीडीए लेगा, समाजवादी पार्टी का पीडीए, और उसी चुनौती से बीजेपी चुनाव हारी थी 2024 में। चुनाव आज हो और चाहे चुनाव जनवरी फरवरी में हो, और चाहे फिर रजा साहब कह रहे हैं कि मार्च अप्रैल, तो मेरे हिसाब से मार्च अप्रैल में तो चुनाव नहीं जाएगा। दिसंबर में सूचना लगेगी लास्ट वीक में, और जनवरी और फरवरी में नामांकन और वोटिंग की डेटें आएंगी। जो इलेक्शन का सही समय है कानूनन नियमतः, उस हिसाब से तो इलेक्शन जनवरी फरवरी में होगा और मार्च में काउंटिंग होगी और डिसाइड होगा लास्ट मार्च तक कि हाँ जो है काउंटिंग करके सरकार शपथ लेगी। तो निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयार है और चुनौती कुछ नहीं है। जब जनता खिलाफ खड़ी हो जाती है किसी सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ, तो फिर कोई चुनौती नहीं होती है। चुनौती समाजवादी पार्टी मजबूती से लेगी, गंभीरता से लेगी। थोड़ी मोड़ी जो चुनौती है कि यहाँ चुनाव लड़ना है और सरकार बनानी है, बाकी सरकार तो बनने से ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इंडिया गठबंधन की समाजवादी पार्टी की सरकार बनने से रोक नहीं पाएंगे। इनको जो हथकंडा अपनाना हो अपना ले, अब सब कुछ इनके पास है तो अपनाएंगे तो वो है, और उसके लिए हम लोग भी तैयार बैठे हैं। इसीलिए हमने कई स्तरीय संगठन उत्तर प्रदेश में तैयार किया है, बूथ स्तरीय संगठन हमने तैयार किया, सेक्टर स्तर का हमने संगठन तैयार किया है, पर्यवेक्षक लगाए हैं, विधानसभा स्तर से लेके ब्लॉक स्तर से लेके ग्राम स्तर तक हमने संगठन खड़ा किया है। अगर इनका कुछ पैतरा है तो हमारे पास भी अपनी तैयारी पूरी है, उसमें कोई किसी तरह की कमी नहीं छोड़ी गई है। और पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले में हर तरह का हर संगठन हमारा पूरी तरह से क्रियाशील और काम कर रहा है। हम जनता के भी मुद्दे उठा रहे हैं भैया। अभी देखिए ना आप, क्या भगवान राम को जिन लोगों ने नहीं छोड़ा, जनता उनको छोड़ देगी? अयोध्या में इनको सबक सिखाया था ना भगवान श्री राम ने। ये अयोध्या सीट हार के ये सरकार बनाने के बाद इतना हताश महसूस कर रहे थे लोग कि इनका मन ही नहीं था सरकार बनाने था। कई बार मोदी सोचे होंगे शपथ ले कि ना ले अयोध्या हार के, कई बार उनके दिमाग में ये आया आप होगा दिलचस्प है कि सबके अयोध्या मन की हार बात गए बड़ा हैं। राज साहब को भी सुन पता है लीजिए। कि कमरे में क्या हुआ, आपको भी सुन पता है लीजिए। मोदी जी ने क्या सोचा। ये दिलचस्प है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। देखिए ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा होता है। हाँ। कई बार आपकी पसंदीदा चीज जब आपको नहीं मिलती है ना और कुछ मिल जाता है उसकी जगह, तो आप सोचते हैं यार बताओ भाई हमको हमारी पसंदीदा चीज नहीं मिल पाई, हमको जो चाहिए था वो नहीं मिला। ये उसके दिमाग में हमेशा कचोटेगा। और दूसरा, नकली राम भी वो चुनाव हार गए थे, हारते हारते बचे थे। चलिए बिल्कुल कान के ठीक पास है, से उनके ठीक निकल है, गई मैं थी। बिल्कुल आखिरी तो हिस्से में हूँ। ये है, ठीक है, मैं थोड़ा सा जवाब सबसे ले लेता हूँ। राज जी आखिरी 30 सेकंड है मेरे पास। आपका क्या कहना है? जो आपको लग रहा है कि आपका भी संगठन तैयार है, तैयारी पूरी है? सपा तो कह रही है कि हमने कमर कसी हुई है। पूरी कसी हुई है, सब कुछ कसी हुई है। बस मुझे इतना बता दीजिए वो किस उप मुख्यमंत्री को इन्होंने अलग से टाइम दिया, फिर मैं बता दूंगा, क्योंकि मैंने लखनऊ फोन किया इन द मीन वाइल, वो मेरे संपर्क नहीं हो पाए। किस उप मुख्यमंत्री, फिर बताऊंगा उनकी क्या बात हुई, बता दूंगा, यही बता दूंगा किस उप मुख्यमंत्री से उन्होंने नवीन साहब ने अलग से टाइम दिया। दोनों केशव जी भी और ब्रजेश जी भी। अब एक और बात, 30 के 45 सेकंड दीजिए। जो पुरुषोत्तम राम मंदिर में जो दलाली डकैती हुई, मैं आंख से आंख मिला के कहता हूं योगी जी को तो पता भी नहीं चला। योगी जी के नाम से वहां पे सुई भी नहीं खड़ी है। सारी चीज 110% तो अमित शाह जी के कहे पे है। ये लोग एक महात्मा को अस्थिर करना चाहते हैं। काय अलग से बात की। अगर एक और बात है, अगर हम चारों पांचों आपके अलीगंज पे आ जाएं आपके चैनल पे, आप मुझे अलग क्यों ले जाना चाहते हो, या आप आइवरल मलिक को अलग क्यों ले जाना चाहते हो? इंटीग्रेटेड डाउटफुल। ये हुआ कि चलने दो, और इस योगी को ये कहा होगा, इस योगी को यात्रा करने दो पाठक और केशव, ऐसे कहा होगा। तुम संयम बनाओ, ऊपर से आदेश से इन्हें हटाओ। ये बात हुई। चलिए ठीक है, ठीक है, आपने अपनी बात रख दी। मैं अविरल जी के पास जाता हूं, मैंने समय बचा है नहीं। अविरल जी बता दीजिए भाई, क्लोजिंग कमेंट आपका। सब तरफ से तो आपकी सरकार को, नेताओं को घेरी लिया है सपा ने और कांग्रेस ने। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जहां तक विषय है हमारी पार्टी का, तो हमारा तो स्पष्ट मानना है, बड़े मजबूत है, शानदार है, क्योंकि जनता हमारे साथ है। अब देखिए हर गांव में, हर जगह
आपको इस चीज को देखने को स्पष्ट मिल जाएगा अगर आप सर्वे कराते हैं। कोई परिवार ऐसा होगा नहीं जहां माने मोदी जी की या योगी जी की योजना का लाभ ना मिला हो। कहीं शौचालय बना है, कहीं आवास बना है, कहीं एक तरीके से पक्का मकान बना है, किसी को जो छात्र हैं उन्हें लाभ हुआ है। हर प्रकार से किसी ना किसी को किसी ना किसी रूप में सरकारी योजनाओं का सीधा सीधा लाभ हुआ और बिचौलिया मुक्त तरीके से लाभ हुआ। जो बिचौलिए हैं वो समाप्त हुए और सीधा पैसा जनता के हक का है, उस लाभार्थी के हक का है, वो उसे मिला। तो निश्चित रूप से वो ऐसी सरकार के ऊपर भरोसा करेंगे और उसी आधार पे हम मजबूती के साथ जनता के मध्य जा रहे हैं और जनता शानदार तरीके से स्वीकारने का काम भारतीय जनता पार्टी को करेगी, ऐसा पूरा हमें यकीन है। और जहां तक विषय विपक्ष का, विपक्ष अपनी रणनीति बनाए, लेकिन हाँ अपने तरीके से, अपने हिसाब से सारी चीजें सेट करके और एक तरीके से जोड़ जाड़ के इस प्रकार से प्रदर्शित ना किया जाए जिस चीज का कोई ऑथेंटिफिकेशन ना हो, वेरिफिकेशन ना हो, कमरे की बात मैं आखिरी एक 30 सेकंड में, ठीक है, मैं दिनेश जी के पास भी जाऊंगा। दिनेश जी, आखिरी के 30 सेकंड में मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि ये जो चुनाव होगा वो एंटी इनकम्बेंसी पर होगा या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए हैं उसके आधार पर होगा, या सपा और कांग्रेस जिस तरीके से बीजेपी को घेर रहे हैं वो बात जनता को ज्यादा समझ में आएगी? इस देश में विकास कार्यों पर कभी भी चुनाव नहीं हुआ। अगर आप ये सोच रहे हो कि विकास पर चुनाव होगा, ये बिल्कुल निर्मूल बात है। इस देश में चुनाव जब भी हुआ है इस हाल के कुछ वर्षों में, तो वो ये मुस्लिम तुष्टीकरण सबसे बड़ा मुद्दा रहा है उसका। और मुस्लिम तुष्टीकरण के बाद जो ध्रुवीकरण होता है उसकी चपेट में अच्छे आते हैं। आप ज्यादा डिटेल में मत जाइएगा, अभी चुनाव को आने दीजिएगा। अगर कोई ये दावे कर रहे हो कि ये विकास पर चुनाव होगा, बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, यह आप जरूर कह सकते हैं कि राजनीतिक दल इस समय भारी हताशा और निराशा में है, क्योंकि राजनीति का संक्रमण काल चल रहा है। इसके अंदर कौन से गठबंधन बनेंगे, कौन से नहीं बनेंगे, अभी वो गर्व की बातें हैं। अभी तो केवल एक दूसरे को तोल रहे हैं कि तुम में कितना दम है, इसमें कितना दम है। अभी आप ज्यादा उसमें मत जाइए। जो मुद्दे भी जैसे राम का चंदे का मुद्दा आया, ये मुद्दा कोई असर नहीं करेगा, ये मुद्दा खत्म हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ऐसे बहुत सारे मुद्दों से लड़ चुकी है, बहुत सामना कर चुकी है। ठीक है, राजा साहब के पास में, राजा साहब आखिरी क्लोजिंग कमेंट आपका भी कि ये चुनाव एंटी इनकम्बेंसी पर होगा या बीजेपी या सपा या कांग्रेस की रणनीति पर, या फिर आपको लगता है कि कोई और वजन आएगा? देखिए, देश की जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, जब भी चुनाव आता है तो उनके पास यही मुद्दा रहता है, एंटी इनकम्बेंसी। और वही कहते हैं कि सरकार ने जो काम किया वो ठीक नहीं किया, इसी आधार पे हम जीतेंगे। अरे विपक्ष को चाहिए कि अपने कार्यकर्ता मजबूत करें, जिले अध्यक्ष मजबूत करें, अपना गांव वो बनाएं और एंटी इनकम्बेंसी में न बझें। अभी भारतीय जनता पार्टी का एंटी इनकम्बेंसी का कहीं कुछ दूर तक नजर नहीं आ रहा, तो इसलिए कहा जाए कि एनडीए इनकम्बेंसी का चुनाव होगा। हमें नहीं लगता कि ऐसा होगा। ठीक है, राजा साहब आपका, दिनेश जी, जितेंद्र जी, राज जी, अविरल जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। 2027 का चुनाव जो भी पार्टी लड़ेगी वो इसलिए लड़ेगी क्योंकि उसे सत्ता तक पहुंचना है। सत्ता तक पहुंचने के लिए एक पार्टी जो विपक्ष में है वो ये कहेगी कि मैंने अपनी तरफ से आपसे बहुत सारे वादे किए हैं और जो सत्ताधारी दल है जो वादे करे थे वो पूरे नहीं कर पाए। हमारा वादा यह है कि हम अपने वादों को पूरा करेंगे। बीजेपी को लगातार घेरने की कोशिश सपा और कांग्रेस और बाकी सभी विपक्षी दल कर रहे हैं, पहले दो चुनाव में भी करते आए हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के सामने यह चुनौती है कि जिस तरीके की स्थिति उसकी बनी हुई है, जिस तरीके का वजन उसका बना हुआ है और अलग अलग अंदर खाने जिस तरीके के समीकरण बनते और बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं शीर्ष नेतृत्व को, उन सब का जो सामंजस्य है वो किस तरीके से बनाती है, इसमें भी दो राय नहीं है कि आने वाले दिनों में अमित शाह एक बार फिर उत्तर प्रदेश के दौरे पर आने वाले हैं और उस लिहाज से यह समझना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा कि 2014 के लोकसभा चुनाव में जिस व्यक्ति ने इस उत्तर प्रदेश को मथा था और प्रदेश में एक व्यापक जीत भारतीय जनता पार्टी को इतिहास में न भूतो न भविष्यते 71 सीटें 80 में से ला करके दी थी, वहां से जो सिलसिला शुरू हुआ है
वो अभी भी 2024 तक बदस्तूर दिखाई दिया है। उस लिहाज से जिस तरीके का एक संख्या बल सामने रखा गया है कि 27 में 300 सीटें, यह भारतीय जनता पार्टी को तय करना होगा कि ऐसा कोई आंकड़ा उसे सामने रखना है या फिर जितनी जीत ज्यादा से ज्यादा बड़ी हो सकती है उस चीज को लेकर के चलना है। वैसे दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, लेकिन शायद बीजेपी लोकसभा चुनाव में जो 400 पार जा रही थी, अब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 300 पार का नारा देकर ऐसा लगता है कि वो दूध ज्यादा गर्म नहीं लगा उसे। नमस्कार। आज का उत्साह देख कर स्पष्ट है कि 2027 में भाजपा की डबल इंजन की सरकार और कमल का खिलना तय। संगठन मजबूत है उत्तर प्रदेश का, लगातार हम लोग 24/7 काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो निर्देश देंगे उसके अनुसार तीसरी बार भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश में बनाने के लिए काम करेगी। 27 के लिए जिस ढंग से कार्यकर्ता कमर कस चुके हैं, आप बहुत सही समय उत्तर प्रदेश आए। भगवान रामलला के मंदिर में लूट होती रही,